हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ रश्मि। आज हम इस वीडियो में KVS PGT केमिस्ट्री 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, ठीक है, उसी पेपर को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप ज़रूर देखिए। और ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 81 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 तक तो जनरल पेपर था और फिर 81 से लेके 180 तक जो है वो केमिस्ट्री का पेपर था, तो उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री PGT केमिस्ट्री का, ये ऑनलाइन हुआ था, ठीक है। तो ये डाउनलोडेड पेपर है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट का डाउनलोडेड पेपर है, हम लोग उसी को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 81 है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। Arsenic third sulfide react with oxygen to form arsenic third oxide, sulfur fourth oxide। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, ओके। और पूछा है व्हाट इज़ द कोफिशिएंट फॉर ऑक्सीजन व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस यूजिंग होल नंबर कोफिशिएंट्स। यहाँ पे ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ओके, और इस इक्वेशन के यहाँ पे कोफिशिएंट्स नहीं दिए हुए हैं। दैट मीन्स ये रिएक्शन हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप इसको बैलेंस करके ट्राई कर लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, ओके। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा वो 6। ये फिर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे ऑक्सीजन की कोफिशिएंट के बारे में पूछा है, तो वो कितना है 9। हमारा करेक्ट ऑप्शन है 9, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर हिंदी में दिया हुआ है, और ये जिस स्टूडेंट का जिस स्टूडेंट ने ये पेपर दिया है ये उसके द्वारा दिया हुआ आंसर है, ठीक है। तो आप इस आंसर पे मत जाइएगा, ये कुछ गलत भी हो सकता है जो उसने गलत आंसर दिया होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। व्हेन फेरिक क्लोराइड इज इग्नाइट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ प्योर ऑक्सीजन द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखा है। देन if 3.0 mole of ferric chloride are ignite in presence of 2 mole of oxygen gas, how much of which reagent is present in 2 mole of oxygen gas and how much of which reagent is present in excess and therefore remain unreacted, ओके। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इग्नाइट किया गया है। फेरिक क्लोराइड का कितना मोल 3 मोल, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मोल है 2 मोल, ठीक है। तो आप यहाँ पे केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं, इसे हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। 4FeCl3 प्लस 3 ऑक्सीजन, इट विल गिव्स 2Fe2O3 एंड 6Cl2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मोल यूज़ हो रहे हैं 2 मोल, और ऑक्सीजन के कितने मोल लिए जा रहे हैं 3 मोल। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, 3 मोल फेरिक क्लोराइड का है, 2 मोल ऑक्सीजन का है। तो सिंस इसका नंबर ऑफ मोल कम है तो आप इसको क्या कह सकते हैं, एक तरीके से आपको इसको लिमिटिंग रिएजेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि एक कैसे होगा क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 मोल, ये अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन 4 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विथ, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मिनट, सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। 3 मोल अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 4 मोल ऑफ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ से हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले निकालेंगे। तो देन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, देन 4 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड, ओके। देन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। देन इट विल रिएक्ट विथ 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1। यहाँ से हम ये निकाल लेंगे कि अगर 3 मोल ऑक्सीजन का 3 मोल अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन, अगर 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन
4 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने फेरिक क्लोराइड के मोल से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू निकालेंगे तो ये आएगा 1.33 ऑफ फेरिक क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 मोल है ऑक्सीजन का, 1 मोल वो फेरिक क्लोराइड के 1.33 मोल से रिएक्ट करेगा। ओके, अब हम ये निकाल लिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ 3 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड आर इग्नाइट इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन हाउ मच विच रिएजेंट इज प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमें 2 मोल ऑफ इस 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में निकालना है कि कितना फेरिक क्लोराइड 2 मोल से रिएक्ट करेगा, ठीक है, और कितना बचेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1.33 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो इस 2 मोल, देन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फेरिक क्लोराइड हाउ मच, 1 मोल 1.33, देन 2 मोल, इसको बस आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 मोल का निकल जाएगा और ये वैल्यू आएगी आपकी 2.66 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 मोल गिवन है वो फेरिक क्लोराइड के 2.66 मोल से रिएक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो 3 मोल है, 3 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड है, ये पूरा यूज़ नहीं होगा। कितना यूज़ होगा, 3 मोल में से फिर सिर्फ 2.66 मोल ही यूज़ होगा और जो 2 मोल ऑक्सीजन है ये कम्प्लीटली यूज्ड हो जाएगा। इसीलिए तो इसे लिमिटिंग रिएजेंट कहा गया है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो फेरिक क्लोराइड होगा वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 में से 2.66 माइनस कर देंगे और देखेंगे कि कितना मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड बचेगा। तो ये आएगा वैल्यू आपका 0.34 ऑफ फेरिक क्लोराइड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इतना फेरिक क्लोराइड जो है वो बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट है, पूरा का पूरा फेरिक क्लोराइड यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में देख लेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, 0.33 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 है मैग्नेटाइट Fe3O4 is a mixture of iron second oxide and iron third oxide. What is the most likely ratio of iron oxide to iron third oxide in मैग्नेटाइट। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये मैग्नेटाइट है। ठीक है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला दिया है Fe3O4। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि इस मैग्नेटाइट में 2 तरह के ऑक्साइड हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑक्साइड हैं, आयरन सेकेंड ऑक्साइड यानी कि FeO एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी कि Fe2O। लेट मी राइट करेक्ट फॉर्मूला, दैट इज Fe2O3। ठीक है, 2 टाइप के ऑक्साइड इस Fe3O4 में हैं। तो आपसे सिंपली ये पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रेशियो ऑफ आयरन सेकेंड एंड आयरन थर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो FeO में जो Fe है वो किस फॉर्म में है, Fe2+ फॉर्म में है, और यहाँ पे जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, Fe3+ फॉर्म में है। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होगा, रेशियो सिंपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना Fe है, यहाँ पे एक ही Fe है, दैट मीन्स 1, और यहाँ पे कितना Fe है, 2, तो ये हो जाएगा 2। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 1.2। और ये सारी चीज़ें, सारी बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ये जो मैग्नेटाइट होता है ये इसमें दोनों आयंस होते हैं 1/2 के रेशियो में। ठीक है, और ये दोनों ऑक्साइड के फॉर्म में ही होते हैं, एक FeO ऑक्साइड के फॉर्म में और एक Fe2O3 के ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.110 मोलर कॉपर सेकेंड नाइट्रेट सोल्यूशन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 33.29 ग्राम ऑफ कॉपर सेकेंड नाइट्रेट ट्राईहाइड्रेट इन सफिशिएंट डिस्टिल वाटर। ठीक है, द मोलर मास ऑफ कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है इन लीटर में। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे
कहा जा रहा है कि ये जो कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन है, कॉपर नाइट्रेट हाइड्रेटेड सोल्यूशन है, इससे हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, कॉपर नाइट्रेट सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का जो मास दिया हुआ है, कितना दिया है, कॉपर नाइट्रेट ट्राईहाइड्रेट का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 33.29 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे इसकी मोलैरिटी दी हुई है 0.110 मोलर। ठीक है, और वॉल्यूम हमें बताना है। तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगा करके, आपको फॉर्मूला पता है मोलैरिटी का, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होता है, यहाँ पे लीटर में ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ml मिलेंगे तो यहाँ हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हम लीटर में लेंगे। अब ये नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या करना होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ से निकालना होगा, किसका, ट्राईहाइड्रेट का। ठीक है, तो निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तभी हम ये वॉल्यूम निकाल पाएंगे। मोलैरिटी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/m। W यहाँ पे दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कॉपर नाइट्रेट ट्राईहाइड्रेट का 33.29। ठीक है, और मोलर मास भी यहाँ पे दिया हुआ है 241.6 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये ग्राम में है, ये ग्राम पर मोल में है, तो मोल यहाँ पे ग्राम पर मोल। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो नंबर ऑफ मोल आएगा वो आता है 1. इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, यहाँ पे रिएक्शन में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम यहाँ से हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ठीक है, एन हमने यहाँ पे निकाला है, इसको यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे 33.29 डिवाइडेड बाई 241.6 ग्राम पर मोल। ओके, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये मोल जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब मोलैरिटी कितनी दी हुई है, मोलैरिटी है यहाँ पे 0.110। ठीक है, मोलर का होता है ग्राम पर लीटर, इसका जो फॉर्मूला यूनिट होता है। ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा इसको कैलकुलेट करने के बाद से जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.25 लीटर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे तो हमारा ये वॉल्यूम आ जाएगा 1.25 लीटर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके, ये जो पेपर था KVS का ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख भी सकेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम टंगस्टेट इज Ne2WO4 एंड दैट ऑफ लेड फॉस्फेट इज Pb3PO4 होल ट्वाइस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेड टंगस्टेट। ठीक है, सिंपल है, सोडियम टंगस्टेट का फॉर्मूला दिया हुआ है Na2WO4। यहाँ से क्या मतलब हुआ, अगर हम इसका आयोनाइजेशन करें तो हमें मिलेगा Na+WO4 2-। ठीक है, और फॉस्फेट का फॉर्मूला दिया हुआ है Pb3PO4 होल ट्वाइस। यहाँ से क्या मतलब हुआ, ये आपको पता है ये क्रॉस कनेक्शन होता है, तो यहाँ से Pb क्या हो जाएगा +2 और ये किसका होता है, फॉस्फेट का हो जाएगा PO4 3-। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपसे लेड टंगस्टेट का फॉर्मूला पूछा है तो सिंपली आप यहाँ पे लेड लिख देंगे। ये टंगस्टेट के लिए है, टंगस्टेट आयन के लिए, और ये लेड आयन के लिए। लेड पे भी +2 आयन है, टंगस्टेट पे भी -2 आयन है, यानी कि इनका इक्वल है। क्रॉस कनेक्शन करेंगे तो दोनों क्या होगा, सेम आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, PbWO4। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको हम 2 यहाँ से नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा हो जाएगा PbWO4। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम टू अनदर। ओके, इन विच ट्रांजिशन विल फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी एमिटेड। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन का एमिशन होता है ये होता है n = 1।
फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है। ये लाइंस आप देख सकते हैं, जैसे जैसे जाएंगे ये लाइंस आपस में क्लोज आती जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी डिक्रीज़ होती चली जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही ये n बराबर इनफाइनाइट तक, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक। अब एक चीज़ और, जब इलेक्ट्रॉन n1 से n2 में जाएगा, ठीक है, या n1 से n3 में जाएगा, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ पे जो फोटोन है, या आप कह सकते हैं जो एनर्जी है, फोटोन एच न्यू को बोलते हैं, फोटोन और एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। बट जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आता है, या 3 से 1 में आता है, या 4 से किसी में भी आता है, जब इलेक्ट्रॉन डाउन ऊपर सेल से नीचे वाले सेल में आता है, तो यहाँ पे जो फोटोन या जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एमिट की जाती है या रिलीज़ की जाती है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच ट्रांजिशन विल फोटोन ऑफ हाईएस्ट एनर्जी बी एमिटेड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। तो खैर यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है 2p1s, यानी कि, और 2 से कहाँ में आ रहा है, 1 में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एमिट हो रही है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 2 में जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी एमिटेड के बारे में पूछा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 3s से 2s में जा रहा है, 3s से 2s में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी क्या करेगी, एनर्जी को रिलीज़ करेगी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकता है, ठीक है। और थर्ड है 2s से 3s में, 2s से 3s में जाना मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कि n इज इक्वल्स टू ऑप्शन पहले की, n1 n2 से ये n इज इक्वल्स टू 1 में जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा एनर्जी एमिट करेगा, या फिर ये जो ये वाला ऑप्शन है n बराबर 3 से n बराबर 2 में जा रहा है, ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो वैसे तो इसको हम शॉर्ट में बता सकते थे, लेकिन एक बार देख लेते हैं। यहाँ इसके लिए एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला होता है कैसे निकालेंगे एनर्जी। बाई चांस यहाँ पे तो एक आप सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकते, ठीक है। बाई चांस अगर कुछ और भी यहाँ पे ऑप्शंस आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे 4 आ जाए, यहाँ पे 3 आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको निकालना पड़ेगा कंपेयर करके, ठीक है। तो याद रखेंगे ये फार्मूला यूज़ करते हैं E/n इस फार्मूले से हम एनर्जी निकाल लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस वाले में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ हो रही है या इस वाले में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। n जो है वो क्या है, एनर्जी लेवल, ये n की वैल्यू, ठीक है। तो अब पहले हम E1 के लिए निकालते हैं। E1 के लिए क्या हो जाएगा, E एनर्जी, और सिंस एनर्जी की वैल्यू दी नहीं है तो एज इट इज E लिख सकते हैं, ठीक है। n स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, दैट मीन्स E1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। E2 के बारे में देखें तो यहाँ पे हो जाएगी एनर्जी, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो E2 होगा वो किसके इक्वल होगा, E/4 के। अब E3 का निकाल के देख लेते हैं। E3 के लिए हो जाएगा E/3 स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E/9, ओके। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे कंपेयर करेंगे, अब N2 और N1 के लिए, यानी कि डेल्टा E निकालेंगे E2 माइनस E1 के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, E2 कितना है, E/4, E1 कितना है, E। तो इनकी वैल्यू आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 3/4E, दैट मीन्स कि 0.75 E एनर्जी इनकी आएगी, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस जो है वो इनका आएगा। अब सेकंड के लिए निकालेंगे n बराबर 3 और n बराबर 2 के लिए, तो यहाँ से डेल्टा E, दैट मीन्स कि E3 माइनस E2 के लिए क्या आएगा, E3 कितना आया था, E/9, E2 कितना है, E/4, ठीक है। जब हम इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5E, आप कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको 5E/36, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.13E, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज़ हो रही है, n बराबर 2 n बराबर 1 से, ठीक है। n बराबर 3 n बराबर 2 वाले में एनर्जी
कम रिलीज़ हो रही है। दैट मीन्स कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ये बहुत ही हमने आपको सिंपलेस्ट फार्मूला बताया है एनर्जी को निकालने का, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, वो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट और ईजी ट्रिक है एनर्जी को निकालने का, ठीक है। और आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि एन, अगर ऑप्शन में ये दिया रहता है n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। विच इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट्स अ वायलेशन ऑफ हुंस रूल। ये इजी है, आप देख सकते हैं। हुंस रूल आपको पता है। हुंस रूल ये कहता है कि ऑर्बिटल में एनर्जी, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले क्या होंगे, पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे और पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि ये p ऑर्बिटल ही है, अगर इसमें जस्ट सपोज कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं फिल करेंगे लाइक दिस 1 2 3 4, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे लाइक दिस 1 2 3। जब सब सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, तब फोर्थ यहाँ पे आएगा, ठीक है। दिस इज करेक्ट फॉर्म, दिस इज द रॉन्ग फॉर्म। अब यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सही है। ये एस ऑर्बिटल लग रहा है, ये भी एस ऑर्बिटल ही है, ठीक है। और जो ये तीसरा है, ये आप देख सकते हैं इसमें क्या है, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पहला ऑप्शन हुंस रूल को फॉलो करता है। और अब ये जो दूसरा है, ठीक है, दूसरे में भी आप देख सकते हैं ये हुंस रूल को फॉलो कर रहा है, तीसरा भी हुंस रूल को फॉलो कर रहा है। बट जो चौथा ऑप्शन है वो हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन पहले पेयरिंग हो गई है, और अकॉर्डिंग टू हुंस रूल सबसे पहले सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है वो हुंस रूल का वायलेशन करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द स्पीसीज, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर मेंशन है। दीज स्पीसीज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं सिंस ये न्यूट्रल स्पीसीज़ हैं, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है एक चीज़ आपको पता होगा, ठीक है, ये चीज़ एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड दिस इज ऑल्सो इन फॉर न्यूट्रल स्पीसीज ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों स्पीसीज़ में क्या है, तीनों स्पीसीज़ में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन 4 भी गलत ही है, ठीक है। तो यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 होगा, यानी कि इन सब में ये हो सकता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल हो। आप इसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, सिंपली एटॉमिक मास से हम जब एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक मास इसका कितना है 72 में से आप 30 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 42, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी आप माइनस करेंगे, 75 में से 33 को माइनस करेंगे तो 42 ही आएगा, और 74 में से 32 माइनस करेंगे तो भी 42 ही आएगा। दैट मीन्स कि सारे स्पीसीज़ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, और इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ हाइपोथेटिकल एलिमेंट, a hypothetical element consisting of 2 isotopes, one with mass this and other with mass this, ठीक है। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट लिया है, जस्ट सपोज दिस इज ए, और इसमें कहा जा रहा है कि इसके 2 आइसोटोप्स हैं, जस्ट सपोज दियर आइसोटोप्स आर A1 एंड A2, और इसमें फिर कह रहा है कि जो इसका एक आइसोटोप है उसका जो मास है वो है 64.2 U, ठीक है, और इसका जो अबेंडेंस दिया हुआ है 25% में ये पाया जाता है, ठीक है। और A2 का जो मास दिया हुआ है वो है 65.3 U, ठीक है। अब ये 25% में है तो जाहिर सी बात है ये इसका
ये कितना परसेंट में पाया जाता होगा, 75%, ठीक है। यानी कि ये जो एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट ए है उसके दो आइसोटोप्स हैं A1 A2 जिनका मास दिया हुआ है और ये उनका अबेंडेंस दिया हुआ है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है। एटॉमिक मास, आइसोटोप का एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपली दियर एटॉमिक मास जस्ट डिवाइडेड बाय दियर परसेंटेज अबेंडेंस, ठीक है। और प्लस सेकंड वाले का A2 का, ठीक है, ये A1 का और ये A2 का हो जाएगा कि जस्ट डिवाइड दियर मास बाय दियर परसेंटेज अबेंडेंस एंड जस्ट डिवाइड देम बाय द 100। तो जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 64.2 को उसके परसेंटेज अबेंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पे 65.3 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 75, जस्ट डिवाइड देम बाय 100, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा, जो हमारा कैलकुलेशन आएगा वो आएगा लगभग आपके 65.0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 4, 65.0 U, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 4.50 m गिवन C इज इक्वल्स टू दिस। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आप फॉर्मूला जानते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू C बाई लैम्डा, ठीक है। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। C की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 4.50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। When the acids H2SC, HBr, HI are arranged in the order of increasing acid strength, which is the correct order of acidic strength, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का वो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। HI सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर HBr, फिर H2SE। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, विच मेटल रिक्वायर द लीस्ट एनर्जी टू एग्जिबिट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन फर्स्ट, सीजियम, ठीक है। पोटेशियम भी यूज़ होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। ये इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है। ये बाहरी इलेक्ट्रॉन बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं और ये इसलिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अगर रीज़न पूछता तो रीज़न इनका ये हो जाता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। करेक्टली इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में कौन सा एलिमेंट है जो अरेंज है, ठीक है। हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, विच पेयर ऑफ एटम शुड फॉर्म द मोस्ट पोलर बॉन्ड, ठीक है। मोस्ट पोलर बॉन्ड वही बनाता है जिनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, जिन एलिमेंट्स के बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होती है। आपको पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है नाइट्रोजन जो क्लोरीन के लगभग इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है बोरॉन और फ्लोरीन। अब यहाँ पे तो बोरॉन कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोरॉन से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, इनके कंपैरिजन में कम ही होगा। बोरॉन और फ्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस कम होता है, ठीक है। इसका 3.5 के लगभग होता है और इसका 4 होता है। फ्लोरीन और नाइट्रोजन इनके बीच की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम ही होती है, ये लगभग 3 होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किसके में होगा, BF के बीच में। तो इनकी पोलैरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, ओके। क्वेश्चन नंबर 95 में एक टेबल दिया हुआ है। क्वेश्चन है द फर्स्ट 5 आयोनाइजेशन एनर्जीज इन किलोजूल पर मोल में दिया हुआ है फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट आर शोन इन द टेबल बिलो। किसी एलिमेंट का नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे 5 आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है
and you asked the element is likely to form ionic compound in which its charge is, और कहा जा रहा है कि जो एलिमेंट है वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, उसका चार्ज क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन, ये एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। बट फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, फिर फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो होगा वो +3 ही आयोनाइजेशन शो करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, आसानी से निकल जा रहे हैं। दैट मीन्स कि ये 3 इलेक्ट्रॉन जो निकले आसानी से वो क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। बट ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलते हैं। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। The arrangement of the atom in the ammonia molecule at its lowest energy is described as। अमोनिया का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड द मॉलिक्यूल बी एक्सपेक्टेड टू बी लीनियर। आप इन सभी के हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप इनका स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो लीनियर मॉलिक्यूल आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp हाइब्रिडाइज्ड 180 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज्ड एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि ओजोन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन एटम SF4। ठीक है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। ठीक है, अगर जिसे नहीं आता है उनके लिए सिंपल ट्रिक्स है मेरी वीडियोस में, केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी क्लास की वीडियो में, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सल्फ़र, सल्फ़र में कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं फ्लोरीन के, तो आप यहाँ पे 4 बॉन्ड बना देंगे फ्लोरीन के। अब कैसे निकालते हैं, सिंपल, बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर 4 है। लोन पेयर कितना हो जाएगा, आपको पता है वो लोन पेयर कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर में, ये टोटल होते हैं 6। ठीक है, और बॉन्ड पेयर अभी हमने यहाँ पे निकाला कितना है, 4, माइनस कर देंगे तो लोन पेयर कितना आ गया, 2। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ करेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो वो कितना आता है, बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4, लोन पेयर 2 का मतलब है, यहाँ पे 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हम 1 कर देंगे। टोटल लेसन कितना आया 5 के लिए जो होता है हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp3d। ठीक है, इसका हमने एक फुल चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है, कैसे निकालेंगे कैसे बनाएंगे इन सिंपल वे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। वन वे ऑफ राइटिंग द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द साइनेट आयन, लिखा हुआ है यहाँ पे OCN- लाइक दिस। व्हाट आर द फॉर्मल चार्जेस ऑन OCN एटम्स रेस्पेक्टिवली फॉर द स्ट्रक्चर। ओके, तो निकाल के देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का एक फार्मूला होता है, उसको लिख लेते हैं फॉर्मल चार्ज। इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर बना के दे रखा है N-। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, ये होते हैं टोटल 6, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही बॉन्डेड हैं, तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचा 4। नॉन बॉन्डेड कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी कि ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0। अब कार्बन का निकालते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन के यूज़ हो गए हैं। ठीक है, प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 4, फॉर्मल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कार्बन पे भी फॉर्मल चार्ज कितना 0।
अब नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड जो है यहाँ पे कितना है? 2, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे एक चीज़, तो यहाँ से निकल के आता है, ठीक है, 2। एक चीज़ यहाँ पे नाइट्रोजन में करेक्ट कर लेंगे, नाइट्रोजन पे यहाँ पे माइनस चार्ज भी है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 बॉन्ड में यूज़ हो गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड। नॉन बॉन्डेड कितने हैं? ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5 में से सिर्फ 2 ही बॉन्डेड है, तो बचे कितने? 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी है, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, यानी नाइट्रोजन पे जो फॉर्मल चार्ज है वो है -1। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायलेट द ऑक्टेट रूल? ठीक है, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, AsF5 यहाँ पे ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है। कैसे करता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्सेनिक होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 33। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है 4s2 3d10 4p3, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी अगर लिखें लाइक दिस 3d10 4s2 4p3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4d ऑर्बिटल भी है जो कि वैकेंट है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 3 और 2, 3 2 कितने हो गए? 5, ठीक है। 3 2 कितने हो गए? 5। टोटल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इसके 5, ओके। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन कितना नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, पर ये बॉन्ड कितने बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये ऑक्टेट रूल को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 होता है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन नीडेड होता है, तो यहाँ पे वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर यहीं पे PCl 5 होता तो ये भी ऑक्टेट रूल को क्या करता है? वायलेट करता है, ठीक है। CbR4 कार्बन के पास 4 वैलेंस सेल होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको कितनी नीड होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4, तो ये भी करेक्ट है। ऑक्सीजन OF2 में ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, चाहिए कितने? 2, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखा है? 2, तो ये सारे के सारे ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ AS5 है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बना कहाँ से? AF5। ये जो 4D जो वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो वो क्या करता है? जंप कर जाता है और यहाँ से वैलेंसी एक्सपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से ये आके बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। ऑल आर स्टेट फंक्शन एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा है ऑप्शन जो स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता दें कि प्रेशर भी स्टेट फंक्शन होता है, फ्री एनर्जी भी स्टेट फंक्शन होती है, इंथैल्पी भी होती है। हीट जो होता है वो स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ BF बॉन्ड इन BF3, ठीक है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड गैस में आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। ये होता है ΔH फॉर्मेशन ऑफ BF3, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है ΔH बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और माइनस ΔH बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे H ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? सिंपल अगर देखें B + 3F इट विल गिव फॉर्मेशन दिया हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू फॉर्मेशन की दी हुई है, तो यहाँ पे हम BF3 का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, BF3। अब यहाँ से निकाल लेंगे। पूछा क्या है हमसे? पूछा गया है हमसे कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ BF बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इसी को निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ΔHP प्रोडक्ट में क्या है? प्रोडक्ट में जो है BF3 है। BF3 का फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? ये फॉर्मेशन नहीं है, ये हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको।
इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या है, BF3 है, तो BF3 का वैल्यू कितना दिया है 271.75, ठीक है। माइनस रिएक्टेंट में बोरॉन है, बोरॉन का लिख लेंगे, बोरॉन का कितना है 134.5, प्लस फ्लोरीन कितना है 3 फ्लोरीन है, वैल्यू कितनी है 3 × 18.86। इन सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी निकल के -426.33, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, BF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछा है। ये तो बॉन्ड एनर्जी निकली तो किसकी निकली, तीनों की निकली ना। यहाँ पे बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन है, हमसे पूछा है सिर्फ एक के लिए, ठीक है। तो ये तो तीनों का हुआ, तो एक का निकालने के लिए हमें क्या करेगा, इसको करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बॉन्ड यानी BF का निकल के आ जाएगा, और ये वैल्यू आएगी आपकी 154.3, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो बस यही बताता है कि वैल्यू एनर्जी रिलीज़ हो रही है या एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, ठीक है। 103 में क्या है, गिवन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यही चीज़ है जो यहाँ पे मेंशन है, लिखा हुआ है, जो कि मिट गया है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का इंथैल्पी दिया है, वाटर का दिया है, और यहाँ पे C4H3 का दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द हीट ऑफ combustion of 1 mole of C4H3 if equation is described as this process। इस इक्वेशन के हिसाब से हमें हीट ऑफ combustion निकालना है 1 मोल ऑफ C4H3 का। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे अभी जो हमने ऊपर लगाया था, हीट ऑफ combustion ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है, हीट ऑफ combustion, तो इसको मेंशन कर लेंगे सिंपल, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा ये कैलकुलेटिव है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं तो इनके बारे में लिख लेते हैं। 4 × कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है -394, तो डायरेक्ट हम इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे -394, ठीक है, प्लस और क्या है 4 वाटर है, 4 × वाटर का कितना है -286, ठीक है। अब माइनस, अब यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स का लिख लेंगे। रिएक्टेंट में कौन है, C4H3 है, C4H3 का कितना दिया हुआ है 16, और ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है, अब आप याद रखेंगे ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है कंबशन प्रोसेस में, उसकी वैल्यू जो होती है हीट ऑफ एंथैल्पी की 0 होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये आपको कॉमन सेंस से लगाना है, ओके। तो बस इसे ही सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो निकल के आएगी वैल्यू वो आ जाएगी आपकी -2736 किलो जूल पर मोल, ओके। यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन ए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और जैसा कि मैंने बताया ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ही आए थे, ठीक है, और आप देख सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इससे आपके काफ़ी जो है काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस करना है, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के थ्रू ही लगा सकते हैं, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पे दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ΔG फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग डेटा फ्रॉम द टेबल बिलो। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे फ्री एनर्जी का डेटा दिया हुआ है। सिंपल, इसको भी हम ऐसे ही लगा लेंगे, ठीक है। ΔG की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा फॉर फ्री एनर्जी, यहाँ से समेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्ट का ले लेंगे, H फॉर प्रोडक्ट एंड H फॉर रिएक्टेंट। ये सारी ΔG की वैल्यू दी है तो ΔG की ही वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, H2O2 है प्रोडक्ट में, तो 2 × H2O2 का कितना है -105, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है 2H2O, तो 2 × H2O
-228 प्लस यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। अभी हमने आपको बताया जैसा कि ऑक्सीजन की जो फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं होती, जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट होते हैं उन सबकी एनर्जी क्या होती है, 0 ही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको क्लोरीन दे दे, क्लोरीन अगर यहाँ पे क्लोरीन रहता तो उसका भी कितना होता, 0 ही होता। ठीक है, फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी डेल्टा जी की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी कैलकुलेट करने के बाद से, वो आपकी आएगी 246, पॉजिटिव 246। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। How many kilojoule of heat are liberated when 50 gram of manganese is burned to form Mn3O4 under standard states। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा है कि स्टैंडर्ड स्टेट में कितने मैग्नीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एटॉमिक मास दिया हुआ मैग्नीज का और यहाँ पे उसका फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं कि ये रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक काम करना है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि एक क्वेश्चन इसी टाइप का हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया। यहाँ पे देख सकते हैं 3 मोल ऑफ मैग्नीज कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल Mn3O4 का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो 1 मोल यानी कि 1 मोल ऑफ मैग्नीज कितने मोल Mn3O4 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 मोल ऑफ मैग्नीज को सिंपली यहाँ ऐसे लिख करके। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैग्नीज का नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। ठीक है, तो मैग्नीज का जब यहाँ नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला आपको पता है, होता है ये W/m, वेट बराबर वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैग्नीज का वेट कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास कितना दिया, 55 दिया हुआ है। ठीक है, तो 50 ग्राम के लिए देखना है हमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3 मोल जो है 3 मोल ऑफ मैग्नीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मेनी मोल विल फॉर्म Mn3O4, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल निकालना होगा ना मैग्नीज का। ठीक है, तो क्वेश्चन के डेटा का यूज़ करके हम पहले मैग्नीज के मोल्स निकालेंगे जो कि लगभग 0.9 आएगा और लगभग हम उसको 1 मोल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 मोल ऑफ मैग्नीज कितने Mn3O4 का फॉर्मेशन करेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपलीफाई इसी को लिख लेते हैं। 1 मोल ऑफ मैग्नीज करने के लिए जस्ट इस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 मोल मैग्नीज के लिए निकल जाएगा। ठीक है, 1 मोल मैग्नीज के लिए जस्ट 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 Mn3O4 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से अब आप देख सकते हैं 1 मोल मैग्नीज, इस इक्वेशन से 1 मोल मैग्नीज रिएक्ट करता है 2/3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से और प्रोड्यूस करता है 1/3 Mn3O4। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये 50 ग्राम मैग्नीज जिसका हमने नंबर ऑफ मोल निकाला तो कितना आया, 1 मोल। दैट मीन्स कि 1 मोल ऑफ पूछा है कि 1 मोल मैग्नीज कितना बर्न करके बनाएगा Mn3O4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Mn3O4 का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया फॉर्मेशन का, -13.88। तो सिंपली बस इसको क्या करना है, 1/3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो 3 मोल है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा था, इतना प्रोड्यूस कर रहा था, तो 1 मोल ऑफ मैग्नीज कितना प्रोड्यूस करेगा, सिंपली तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई -13.88। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आ जाएगी -46.2.6। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद से। सिंपल ये वाला इक्वेशन लगा लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, 421 नियर अबाउट। ओके, नियर अबाउट जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, बहुत सिंपल सा इसको लगाना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106।
A saturated solution of MgF2 contain 1.16 10 to the power minus 3 mole of MgF2 per liter. What is the Ksp of MgF2? यहाँ पे solubility निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनका Ksp देखेंगे MgF2 का। MgF2 आयनाइज होता है इस तरीके से Mg2 प्लस में प्लस 2F माइनस में। इनका Ksp क्या हो जाएगा, Mg के लिए हो जाएगा Mg2 प्लस और इसके लिए हो जाएगा 2F माइनस। अगर इसको हम सॉलिबिलिटी के साथ रिलेट करें तो यहाँ पे एक ही आयन है तो यहाँ पे 1s हो जाएगा, यहाँ पे 2 आयन है तो यहाँ पे 2s हो जाएगा, पर ये जो कोफिशिएंट है वो स्क्वायर के फॉर्म में भी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 4s3, ठीक है। तो यहाँ से हम Ksp की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई सॉलिबिलिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.16 10 टू द पावर माइनस 3 होल क्यूब, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगा लगभग 6.24 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में इधर उधर भी होगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। इन सब में समय भी लगता है कैलकुलेशन में, और एग्ज़ाम में इतना टाइम भी नहीं रहता है, ठीक है, प्रेशर भी रहता है। तो सारे कैलकुलेशन तभी सही हो सकते हैं जब आप इनकी प्रैक्टिस करें खूब सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। विच विल बी द सेम फॉर सोल्यूशन 0.50 MnH3 एंड 0.05 MnAOH, ठीक है। इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, ओनली बी, वॉल्यूम ऑफ 0.20 MnHCl रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है। और पूछा है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका हम पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे K, ठीक है। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा लाइक दिस, और ये हो जाएगा NO2 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ दी हुई है तो उनको हम सिंपली रख लेंगे। NO2 की वैल्यू दी हुई है 0.30, तो स्क्वायर है तो एक बार और 0.30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई NO की वैल्यू है 0.10 मल्टीप्लाई बाई 0.10 क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है 0.20 मोलर, ठीक है। तो यहाँ से जो रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी, K की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आ जाएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द मोस्ट बेसिक pH। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ इसी में नहीं पूछा गया है। तो मोस्ट बेसिक pH, तो समझते हैं इसके बारे में। मोस्ट बेसिक pH, सबसे ज़्यादा इसमें कहा है कि pH किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। हाई मोस्ट बेसिक pH यानी कि हाईली बेसिक होगा, उसी का pH क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी का pH क्या होगा, ज़्यादा होगा। pH ज़्यादा होने का मतलब है उसका 7 to 14 के बीच में होगा तभी बेसिक होगा। अगर कोई एसिडिक है तो उसका pH क्या होगा, 3 होगा। pH ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, बेसिक ही होगा, एसिडिक तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं एक एक को। सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एक्वस सोल्यूशन कहा है। जब सोडियम कार्बोनेट को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा NaOH में और H2CO3 में। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है, यानी कि ये सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है मोस्ट बेसिक pH, जिसका मोस्ट बेसिक pH होगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं Na2C2H3O2, सिंपली ये क्या है, ये तो सोडियम एसीटेट है CH3COONA, ठीक है। जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये किस में क्या बनाएगा, ये बनाएगा एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस NaOH। अब ये क्या, यहाँ पे तो ये वीक एसिड हो गया और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है।
तो ये भी हमारा क्या हो सकता है, ये सोल्यूशन कैसा हो गया, ये भी बेसिक हो गया, यानी कि हमारा ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। अब NaCl वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। जब इसमें H2O मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा, NaOH प्लस HCl। अब ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है पर ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, इनका सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब NH4Cl को देख लेते हैं। NH4Cl को जब वाटर में मिलाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा NH4OH प्लस HCl। NH4OH क्या है, वीक बेस है, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि ये सोल्यूशन कैसा होगा, ये सोल्यूशन हमारा हो जाएगा एसिडिक। ठीक है, यानी कि ये तो दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। मोस्ट बेसिक पीएच पूछा है तो बेसिक यहाँ पे कौन से हैं, 2 हैं। ठीक है, अब रही बात इनमें से कैसे कंपेयर करेंगे, तो आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, फिर सोडियम एसीटेट होता है। सोडियम एसीटेट का पीएच जो होता है वो लगभग 8.9 के आसपास होता है, और सोडियम कार्बोनेट का जो पीएच होता है वो लगभग 11 के आसपास होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। जस्ट सपोज कि ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होता, कोई और ऑप्शन दिया होता, ठीक है, तो हम आसानी से यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लगा देते कि हाईली बेसिक यही है। और कभी कभी सोडियम एसीटेट की जगह यहाँ पे पोटेशियम एसीटेट दे देता है। ठीक है, तो पोटेशियम एसीटेट जो होता है, पोटेशियम एसीटेट का जो पीएच होता है वो लगभग 10 के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका भी सोडियम कार्बोनेट से नीचे ही होता है, चाहे वो सोडियम एसीटेट हो या सोडियम पोटेशियम एसीटेट हो, दोनों का पीएच जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट से कम ही होता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। If 40 ml of 0.20 m acetic acid are titrated with 0.20 molar sodium hydroxide, how many ml of base must be added to form buffer solution with the greatest buffering capacity? ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बफर सोल्यूशन का पीएच निकालने के लिए, और वो होता है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग। ये होता है सॉल्ट का, फिर होता है आपके एसिड का। अब यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ग्रेटेस्ट बफर कैपेसिटी चाहिए, तो ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए ये पीएच pKa के इक्वल होना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है ये सॉल्ट होना चाहिए इक्वल किसके, एसिड के, तभी ये pH pK के इक्वल होगा ना। ठीक है, यानी कि ये सॉल्ट की वैल्यू एसिड के इक्वल होनी चाहिए। तो अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये जो एसिटिक एसिड है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है तो ये सॉल्ट बनाती है सोडियम एसीटेट का। ठीक है, और ये H2O। अब यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का दिया हुआ 40 ml और 0.20 मोलर सोल्यूशन। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है ना N/V। ठीक है, तो यहाँ से N क्या हो जाएगा, M इंटू V। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे हो जाएगा 4 2 जा 8। ठीक है, यानी कि 8 मोल यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से NaOH का ml कितना दिया हुआ है, ml नहीं दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं x ml है जो हमें निकालना है। ठीक है, वही तो हमें निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, और 0.20 m मोलैरिटी दिया हुआ है, तो अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो ये हो जाएगा 0.2x। ठीक है, एसिटिक एसिड अभी यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स इनके 0 हैं। ठीक है, अब आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर रिएक्शन अगर हम देखें तो ये क्या है, ये इनका अमाउंट कम है, तो ये किसकी तरह काम करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेंगे। तो सिंपली देख लेते हैं क्या होगा, 8 माइनस 0.2x हो जाएगा। यहाँ पे 0.2x करेंगे, 2x में से 0.2x करेंगे तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 0.2x बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे एवोगेड्रो लॉ लगता है। ठीक है, यहाँ से जितना अमाउंट ये होगा इसके अमाउंट पे ही डिपेंड करता है कि ये प्रोडक्ट कितना बनेगा और ये कितना एक्सेस रिएजेंट कितना यूज़ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ये चीज़ ले सकते हैं कि ग्रेटेस्ट बफर सोल्यूशन तभी बनेगा जब ये एसिड सॉल्ट के बराबर होगा। ठीक है,
तो सॉल्ट कौन है यहाँ पे 0.2x ले लेते हैं। एसिड कितना है, एसिड दिया हुआ है 8 माइनस बचा कितना है 0.2x। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली हम एसिड की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 0.4x इज इक्वल्स टू 8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी लगभग 20 ml। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, 20 ml। ओके, ये बहुत ही शॉर्टेस्ट ट्रिक था जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, 111। इसमें कहा गया है इन विच पेयर डज द नेम्ड सब्सटेंस हैव द सेम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इन सब का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1। इन दोनों में सल्फर सेम ऑक्सीडेशन नंबर पोजेस करते हैं, +6 दोनों में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। इसमें है व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CaC2O4। ये क्या है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट है। सिंपल आप निकाल सकते हैं। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, कार्बन का 2x मान लिया, ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आप केयरफुली पढ़ेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। व्हाट इज द कोफिशिएंट फॉर Fe2+ व्हेन द रेडॉक्स रिएक्शन इज। ये रिएक्शन आपको क्या करना है, ये रिएक्शन आपको बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू दियर आयंस। ठीक है, ये आयंस भी बैलेंस होना चाहिए। तो जब आप इन सभी को बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन 4। ठीक है, यहाँ पे आप जब 5 लिखेंगे, 5 आयरन लगाएंगे तब जाके ये बैलेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 Fe2+ MnO4- और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे और ये हो जाएगा Fe3+, 5 Fe3+ + 3 Mn2+ एंड यहाँ पे H2O को भी उसी के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप 4H2O करेंगे तो यहाँ पे आपको 12 हाइड्रोजन आयन लगाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं आयंस भी बैलेंस हैं और सारे के सारे बैलेंस हैं। जब आप इनको एक एक को रख के चेक करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4, दैट इज़ 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है और पूछा गया कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो इसके लिए करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3, कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन। कम्प्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर जो है वो आयरन से नीचे होता है। ठीक है, तो ये कॉपर आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। इस क्वेश्चन में कहा गया है एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर इन KI विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू इंक्रीज। ठीक है, विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू इंक्रीज। इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से कहा गया है कि 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड में क्या ऐड करें जिससे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहली चीज़ की जो वेपर प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर हम इसमें एडिशन करें, किसका, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हम एडिशन ऑफ सॉल्वेंट डालेंगे सोल्यूशन में तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन किस में हेल्प करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम सोल्यूशन में सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, और अगर हम सॉल्वेंट का एडिशन ऑफ सॉल्वेंट तो वेपर प्रेशर क्या होता है, घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है,
वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट क्या करता है, सरफेस एरिया को घटाता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को जा कर के कवर कर लेता है। तो यहाँ पे वाटर है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1। एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब जैसे NaCl है, NaCl क्या है, सॉल्यूट है, ये आयोनाइज हो जाएगा Na+Cl माइनस में और सरफेस एरिया को जाके कवर करेगा, तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही चीज़ इसमें भी है, Na2SO4 है या पोटेशियम आयोडाइड है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, और ये डिसोशिएट हो जाएंगी वाटर में और सरफेस एरिया को कवर करेंगी, काइंड ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, तो वेपर प्रेशर को घटाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। What is the molality of lithium ion in solution prepared by dissolving 2.20 ग्राम of lithium sulfate? यहाँ पे मोलर मास दिया हुआ है H2O का, 50 ml सोल्यूशन दिया हुआ है। सिंपल, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा देना है। ओके, तो आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला याद होगा। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय W, और W यहाँ पे किस में होता है, केजी में होता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, और या तो आप यहाँ पे यूनिट स्मॉल m लिखें जो कि मोलर को रिप्रेजेंट करता है, या तो आप यहाँ पे मोल पर केजी लिखें। अब हम इसको निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो m नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, W/m होता है, ठीक है। तो W/m यहाँ पे हम निकालेंगे, W कितना दिया है लिथियम सल्फेट का, 2.20, और मोलर मास कितना दिया हुआ है, 110, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2.20 बाई 110 मल्टीप्लाई बाई W। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, W/m इंटू W। अब ये जो मास होता है किसका होता है, सॉल्वेंट का, ये आपको याद रखना है, सॉरी सॉल्यूट का होता है, और आपको याद रखना है ये मास किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। और इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट कौन है, इस क्वेश्चन में सॉल्वेंट है वाटर, सॉल्यूट कौन है, लिथियम सल्फेट है, ठीक है। तो हमने लिथियम सल्फेट यानी कि W एंड मास हमने लिथियम सल्फेट का यहाँ पे लिख दिया, बट अभी हमें यहाँ W किसका लिखना है, मास, वाटर का लिखना है, पर यहाँ वाटर का मास तो दिया नहीं है, तो उसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ वॉल्यूम दिया है। तो आपको पता है ये फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू m/v। m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ वाटर है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, रिमेंबर दैट 1 होती है, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो ml के इक्वल होता है, ये भी याद रखेंगे। वॉल्यूम कितना दिया है, 50 ml, तो 50 ml कर देंगे इज इक्वल्स टू मास, वाटर का मास यहाँ से निकल जाएगा। अब ये ml इस सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा, यानी बचा कितना यहाँ पे 50 ग्राम। अब यहाँ पे वॉल्यूम वेट किस में लिखना है, केजी में लिखना है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 kg। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 0.050 kg। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी, वो लगभग आ जाएगा 0.40 मोलल, ठीक है, मोलल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन दैट कंटेन इतना ग्राम नेप्थलीन एंड 500 ml ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। द डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज दैट। सेम थिंग, मोलैलिटी को आपको कैलकुलेट करनी है, सेम यही फॉर्मूला, सेम सारी चीज़ें यही लगेंगी, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पे, W किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई m इंटू W किसका, सॉल्वेंट का, बट किस में, kg में। अब यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, यहाँ पे सॉल्यूट है नेप्थलीन C10H8। यहाँ पे आपको इसका मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये 128 के लगभग आता है, आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है। और W क्या है, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको आप निकाल लेंगे। इसका भी यहाँ पे वॉल्यूम ही दिया है तो डेंसिटी से निकाल लेंगे, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 1.6 दी हुई है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है,
तो ये सारी चीज़ें आप निकाल लेंगे। यहाँ पे पूरा मैं लिख दे रही हूँ। डब्ल्यू वेट कितना दिया हुआ है नेफ्थलीन का 51.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास आता है आपका 128 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 500। ठीक है, अब एक चीज़ और, यहाँ पे आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में है तो केजी में लाना होगा। ठीक है, आप इन सारे को जब सॉल्व करेंगे तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन 2 0.50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सोल्यूशन के ही हैं। ठीक है, लगातार दिया हुआ है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 85 डिग्री सेल्सियस इज 57.9 kPa। ठीक है, kPa ये भी वेपर प्रेशर का ही यूनिट होता है, इसको बोलते हैं किलो पास्कल। ठीक है, व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ 85 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 ml ऑफ वाटर। डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी दी हुई है, दैट मीन्स आपको W निकालना है। एंड 150 ग्राम ऑफ डाईग्लाइसिन अ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। आपको यहाँ पे वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो सिंपल आप यहाँ पे राउल्स लॉ लगा लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे राउल्स लॉ लगा लीजिए। और राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ होता है वेपर प्रेशर। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई, और ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। अब इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है। ठीक है, तो पी सोल्यूशन हमें निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि ये पी सोल्यूशन हमें निकालना है। अब एक्स सॉल्वेंट पहले निकाल लेते हैं। एक्स सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट है आपका वाटर। तो वाटर के लिए पहले हमें W निकालना पड़ेगा, यानी उसका मास, जो कि मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी को वॉल्यूम से, तो जाके वाटर का मास निकलेगा। ठीक है, डेंसिटी दी हुई है वाटर की 1 होती है, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 100 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आपको केजी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मोलैलिटी का क्वेश्चन होता तो हमें यहाँ पे इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, तो W कितना हो गया? 100 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे हम रख लेंगे N कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W/M करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, और 100 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 5.55, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.55 डिवाइडेड बाई, ये भी हो जाएगा 5.55। अब N हमें सॉल्यूट का निकालना है, यानी कि डाईग्लाइसिन का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाईग्लाइसिन W/M। ओके, तो W कितना दिया है ग्लाइसिन का? 150 ग्राम दिया हुआ है, और ये है मोलर मास। ये केमिकल फार्मूला दिया हुआ है डाईग्लाइसिन का, और इसका आपको मोलर मास निकालना है। जब आप इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो आएगा इक्वल टू 134। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी निकल के 1.12 मोल के इक्वल। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.12। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ आएंगी 6.66। ठीक है, आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा आपका 0.833। ठीक है, तो अब यहाँ से एक्स सॉल्वेंट की वैल्यू निकल के आ गई। अभी हमें क्या करना, प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर लिखना है। ठीक है, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है। अब सिंपल हमें पी सोल्यूशन निकाल लेना है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकाल लेना है। मोल फ्रैक्शन दे दिया 0.833, जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 57.9। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी इक्वल टू 48.1, इसी में आएगी, पे किलो पास्कल में ही आएगी, PA नॉट KA,
KPa किलो पास्कल, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। If 45 gram of glucose are dissolved in 300 ml of water, what will be the boiling point of the resulting solution? Kb is given। देखिए इस क्वेश्चन को आप सिंपल इस फॉर्मूले पे रख के निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन के फॉर्मूला बेस्ड ही है। Kb की वैल्यू दी हुई है, Kb जस्ट मल्टीप्लाई बाई WB, ओके, डिवाइडेड बाई 1000। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और सॉल्यूट कौन है यहाँ पे? सॉल्यूट है यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज यहाँ पे मोलर मास लिखना है आपको सॉल्वेंट का, मल्टीप्लाई विद WA, मतलब कि ये वाटर का है। ठीक है, वाटर का मास आप निकाल लेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी आपको पता है कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ये क्वेश्चन 120 तक आज हमने आपको सॉल्व करा दिया। बाकी जो क्वेश्चन है 121 से लेकर के 180 तक जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करते रहें। ओके, और सारे क्वेश्चंस को लगाते रहें। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और आने वाली वीडियोस में और भी कुछ प्रैक्टिस सेट्स आते रहेंगे और कुछ एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। ओके, ठीक है, तब तक आप लोग सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।